ये कहानी एक ऐसे वायरस की है पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग रहा है जो लोगों के लिए श्राप की तरह आया था। इस हरामजादे ने कुछ बताया? ये क्या बेहोशी लगा रखी है? अरे सुने तू, कोई एजेंट है कोई टेररिस्ट है? पर कुछ लोगों ने उस श्राप को वरदान बना दिया। अभी कुछ दिन पहले ही वो ठीक होकर मेंटल अस्टाइलम से छूटा है। दूरी को तो पकड़ लिया, अब उसको मार के जोर से सारे पैसे अपने लौट देगा। बता वायरस का है। चल प्रेम भाई ने बुलाया। दम है तो यहाँ नहीं, यहाँ मार, यहाँ। ये बहुत ही पावरफुल वायरस है। बच्चों को लेके यहाँ से निकलो। और तुम? अबे बोले तू। मेरा नाम जानने से पहले तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, और मेरी कहानी सुनने के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा। प्यार से लोग मुझे सूरी कहते हैं, सूरी। प्रेम अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंकता है। आज खुद बकरा कसाई के पास कटने के लिए आया है। आज मैं तुम सबकी बिरयानी बना कर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, तो ये तो हो गई नाजिश आपकी बात। अब हम बात करते हैं सोहेल भाई से कि उनका रोल कैसा रहा और उनको क्या इंस्पिरेशन मिलती है इस मूवी से। आगे चलते हैं हम लोग। गाइस, इसमें मेरा किरदार आपने जैसे बताया था, मैंने पहले एक विलियन का है। और इस बात से मुझे सिर्फ सबसे बड़ा जो खुशी हुई इस मूवी देख के कि इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके रास्ते में ना पैसे, ना वक्त, ना कुछ, ना मुसीबतें, ना भूख, ना प्यास, कोई भी रोड़ा नहीं अक सकती। बेशक है वो इस बात को ठान ले कि मुझे इस मंजिल तक पाना है, और वो पा ही लेता है। इसी तरह मेरा भतीजा शहंशाह खान सूरी और उनकी टीम बिन खाए पिए कैसी कैसी मुसीबतें उन्होंने झेली, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं हर पल उनके साथ रहा, रात दिन। ना उनका वक्त सुबह का पता था ना शाम का। और यही नहीं, और भी जो इनके कलाकार थे उनका भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई अगर इस बात को मैं मान गया कि अगर इंसान ठान ले वो एक दफ़ा तो तारे भी तोड़ के ला सकता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सा मकसद नहीं, बस एक सच्चे दिल से एक निकल जाए। मेरी रही बात, तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं भी बॉम्बे गया, मगर हालतों की वजह से कुछ बात बनी नहीं। मगर मेरे दिल में वक्त अगर कोई भी हालात आ जाए तो अपने शौक़ को मत मारना यारो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस शौक़ को कहीं एक चिंगारी बना के कोने में दबा के रखना। न जाने कौन सा हवा का झोंका आए और वो शमा एक शोला बन जाए। इसी तरह वो जो हवा बन के आई मेरी ज़िंदगी में, वो मेरा भतीजा शादाब आया और उसने मुझे चांस दिया और मैंने टूटी फूटी। और रही एक्टिंग की बात, तो एक्टिंग एक समंदर की तरह होती है, उम्र बीत जाती है मगर कभी भी कलाकार नहीं बन पाता इंसान। जिस दिन अगर ये आप ये सोच लोगे कि मैं आप कंप्लीट एक्टर्स, तो उस दिन आप ज़ीरो हो, ज़ीरो।
ताउम्र ये कैसी कला है, सिर्फ सीखना है, सीखना। ये बहुत रही मोटिवेशन की बात। तो मैं बचपन से एक ही आर्टिस्ट को देखता हूँ और दिल से अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस दे, दिलीप साहब, जिन्हें दुनिया उन्हें दिलीप साहब के नाम से जानती है और उनका रियल नाम यूसुफ खान है। मैं उस इंसान के चेहरे को देखता था कि एक ही चेहरे पे 12 कलर कैसे लेके आता है, कहाँ आंसू, कहाँ स्माइल। मैं बचपन से उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन था। मैं अल्लाह ताला से अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस दे। और खैर दिलीप साहब तो नहीं, अगर मैं उनके पैर की जूती भी बन गया। और कितना ही बड़ा कलाकार हो दुनिया में, दिलीप साहब एक ऐसी किताब है, किसी न किसी ने यारों पन्ना उसका पढ़ा है। रही इसी तरह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, कोई ना कोई तो टोंक का नाम करे इरफान भाई की तरह। तो मुझे मेरे भतीजे से और मेरे ये नाजिद भाई से और जितने भी टीम के हैं, किसी न किसी से उम्मीद है कि वैसे आगे चल के अपने टोंक का नाम रोशन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बात कही है आपने, मज़ा आ गया आपकी बात सुन के, क्योंकि आपका जो वर्ड्स है उससे ये पता चल रहा है कि आप एक एक्सपीरियंस इंसान हैं और आपने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और फेस की हैं। हर एक का ड्रीम होता है आगे जाने का, बट क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उसको जाने अनजाने में वापस उसी ट्रैक पे आना पड़ता है और सारी चीज़ें छोड़ देना पड़ती हैं। और एक बात मुझे काफ़ी ही इम्प्रेस करती है आपकी कि अपने जो चाहत है, अपनी जो ड्रीम्स हैं, उनको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो और कहीं भी हो। मगर क्योंकि मोस्टली जो ड्रीम देखते हैं वो मिडिल क्लास के लोग ही देखते हैं और मिडिल क्लास के लोगों के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। और जिस तरीके से आपने ये बात बताई है, इस पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आ रही है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, वो अगर मेहनत करे और वो मेहनत को उस ईमानदारी से करे जिस तरीके से वो कर सकता है, तो वो 100% बहुत आगे जा सकता है। जैसे कि आज हम देखते हैं शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये जितने भी लोग हैं, ये एक दिन इनका भी ऐसा ही होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे शुरुआत तो करी ही होगी, क्योंकि पहला स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ता है। आज हम धीरू भाई अंबानी को देखते हैं और उसके अलावा आप किसी भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको देख लीजिए, वो एक पहला कदम ज़रूर स्टार्ट करते हैं। आज हम अगर देखें नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको देखें तो वो भी एक ग्राउंडेड आदमी थे। वो कहाँ से आते हैं, कितने पीछे आप देखें, वहाँ से आके और फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनना ही एक बड़ी बात होती है। इसलिए हर एक फील्ड में अगर आप देख लें, पॉलिटिकली भी, और आपका अगर एक्ट्रेस की और एक्टर की लाइन में भी देखें, और किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि आप ही अपने लिए एक बैरियर बन जाते हैं और आप ही ये नहीं सोचते कि हमें कुछ आगे करना है या नहीं करना, क्योंकि आप श्योर नहीं होते, और जब तक आप श्योर नहीं होंगे तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात, आपका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया। आगे हम लोग बात करते हैं आपकी मूवी पर ही। जैसा कि ये एक लो बजट मूवी है जिसमें बहुत कम बजट में लोगों ने काम किया है, तो आप जब कुछ काम नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड पे आपने कैसे मनी मैनेजमेंट किया? मतलब उस जो आपके पास पैसा था ही नहीं, तो आपने अरेंज कैसे किया उसको? कहाँ से आप लेके आए पैसा, इतना भी जितना आपने किया है? मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद जितनी जॉब्स की है ना, शायद ही किसी ने की होगी। अच्छा। मैंने बहुत अलग अलग तरह की फील्ड में, नहीं है वैसे आपकी? हाँ, मेरी एज 21 ही है अभी। लेकिन मैंने जॉब्स काफ़ी तरह की है। सबसे पहली जॉब तो मैंने वही की थी, टिफिन वाली सर के पास। तो 2020 में क्या है, सर का इंतकाल हो गया था। ठीक है। तो उस टाइम क्या है, मुझे ऐसा लगा कि अब तो यार करियर ही ख़त्म, सर चले गए तो अब कौन रोल देगा मुझे। सही। तो उस टाइम मुझे असलम सर मिले एक, वो क्या है नुक्कड़ नाटक करवाते थे। अच्छा। तो उससे क्या है, नुक्कड़ नाटक से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्ट्रीट शो होते हैं अलग अलग जगह पे जाके हम। अच्छा, मतलब कोई देना चाहे तो वो दे सकता है अपनी? नहीं, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ? गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि ट्रैफिक के ऊपर करते थे हम,
और अलग अलग ऐसी चीज़ों के ऊपर हम अलग अलग नाटक करते थे आम पब्लिक में जाके। तो उससे दो फायदे हो रहे थे, मुझे पैसे के पैसे मिल रहे थे, मैं घर पे भी पैसे भेज सकता था, प्लस उससे मेरा दिल खुल रहा था। आम पब्लिक में जाके डायलॉग्स बोल रहे हो आप, सही बात। फेसिंग कर रहे हो उनको, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली है नुक्कड़ नाटकों से। तो मैंने 1.5 साल तक नुक्कड़ नाटक किए, कम से कम मैंने 2,500 से भी ऊपर नाटक कर लिए थे उनके साथ। ये एक्सपीरियंस शायद वही है। हाँ, जब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद जब असलम सर ने भी ऐसा लगा कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया, तो वो चेंज करते रहते थे एक्टर्स को, तो उन्होंने कहा कि शहंशाह अब तुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए, तो मैं किसी और को ले रहा हूँ, तो तू अब बॉम्बे जा और वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर। तो मैंने जब तक बॉम्बे के बारे में सोचा नहीं था, और उन्हीं दिनों में लॉकडाउन लग गया। तो हमारे टोंक के अंदर क्या है, एक फेम आइकन टोंक के नाम से एक वो हुआ था इवेंट, जो आज़ाद भाई ने करवाया था, तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट किस तरीके का था, मतलब क्या करना था इसके अंदर? उसमें आपको एक्टिंग मॉडलिंग करनी थी, और ये मरहूम इरफान खान सर की याद के अंदर करवाया गया था। तो वो मेरे दिल से बहुत करीब था, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे उनके लिए करना ही चाहिए। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें, और लकीली मैं विनर भी रहा इसका। वो मुझे मनी मैनेजमेंट जो किया आपने वो वहां से किया? वो वहां से किया, वो जो 10,000 रुपये आए थे, अच्छा। उनसे मैं बॉम्बे गया। ओह माय गॉड। तो 10,000 तो शायद एक दिन में ही खर्च हो गए होंगे आपके? हाँ, वहाँ पे बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुझे। जब मैं बॉम्बे गया था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे कैसे क्या करना है रूम का। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता था, उससे कांटेक्ट करके गया था, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ जाके स्विच ऑफ कर रखा था उसने फ़ोन में। सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच गया था। और तो एक भैया थे अमन भाई, मुझे आज तक उस लड़के का नाम याद है, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मैं पूरी रात भर जाग के गया था ट्रेन के अंदर, और मुझे बहुत नींद आ रही थी। सुबह जब मैं वर्सोवा पहुँचा तो उसने कहा कि आप ऐसा करो भैया, आप मेरे साथ चलो, मेरे रूम पे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी थिएटर करता हूँ। तो वो बंदा क्या थिएटर का था, इसलिए मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और मैं उसके साथ चला गया, वरना मैं किसी के साथ नहीं जाता ऐसे। और मैं वहाँ सोया। फिर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि कहाँ पर है तू, वो उसी बिल्डिंग के अंदर उसी का ही रूम था। फिर मैं उसके पास चल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। वही बिल्डिंग थी, सेम बिल्डिंग थी। लेकिन वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था सुबह, मैं जल्दी पहुँच गया था ना, इसलिए। हो सकता है बहुत सारी कंडीशन। हाँ, बहुत सारी। तो फिर ये हुआ था बॉम्बे में, तो ऐसे हुई थी शुरुआत। मनी मैनेजमेंट किया? हाँ, वहाँ पे। और मैंने इसके अलावा बहुत अलग अलग काम भी कर रखे हैं। जैसे मैंने एक बार वेटरिंग भी करना पड़ गई थी मुझे शादी के अंदर, लेकिन मैंने एक ही बार की थी। वहाँ पे दोस्त मिल गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एम्बैरेसमेंट हुआ होगा कि ये क्या? फिर वो मेरे से बोल रहा था कि शहंशाह भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो यार प्ले व्ले डायरेक्ट करते हो, ये सब करते हो। मैंने कहा यार कभी कभी क्या मजबूरी ऐसी हो जाती है, करना पड़ जाता है। तो फिर मैंने कहा अब नहीं करूँगा कभी भी ये। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला, क्योंकि काफ़ी बार फिल्म्स के अंदर वेटर्स के रोल भी करे मैंने वेटर के रोल करे, और काफ़ी अच्छे से करें, क्योंकि हमें थोड़ी देर की उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो उससे मुझे मालूम चला कि यार कैसे प्लेट पकड़ते हैं, वरना मैंने कभी घर में उठ के कभी पानी भी नहीं पिया अपने हाथ से। यही होता है। मम्मी भी खाना ला के खुद देती है मुझे, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अपन घर में टोंक में नवाबों के शहर में तो नवाबों की तरह पैदा हुए हैं। नहीं, सही बात है। तो नवाबी शो के सारे सही बात है। तो बाहर जाते हैं तो मालूम चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपन को। सही बात है। मैं तो ये मानता हूँ काशिफ भाई, आप जितना हो सके ना खुद का लेवल डाउन कर दो। जब आप उठोगे ना तो आपको अलग ही मज़ा आएगा कि यार खुद की मेहनत से बढ़ा हूँ मैं। और दुनिया का कोई भी थिएटर, कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता। आपको सिखाएगा तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आप पर्सनल लाइफ में आप ले रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, अगर मैं आपको बोलूँगा काशिफ भाई आपको टीचर का रोल करना है, तो आप इतना अच्छा करोगे उस कैरेक्टर को, ऐसा लगेगा कि यार ये सही में टीचर है, जबकि वो रियल में टीचर ही है। एग्जैक्टली। ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ें करके देखो, आपको जो नहीं आता ना वो आप करके देखो, तो आपको कभी वो कैरेक्टर मिलेगा ना, तो आप उसको आसानी से निभा सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारा चैनल है रीड MK2, उसका मोटिव ही यही है कि हम आपको इंस्पायर कर सकें किसी की एक स्टोरी से। और आज इनको यहाँ बुलाने का मतलब हमारा यही था कि ये ना सिर्फ अपनी जो मूवी है उसका प्रोमो करें और उसको बताएं कि वो किस तरीके की मूवी है, बट उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनका स्ट्रगल देखा जाए, इनकी जो जर्नी है उसको समझा जाए। क्योंकि
इस पूरी दुनिया में हर इंसान की अलग जर्नी होती है और इनकी भी एक जर्नी रही होगी और आने वाले लोग जो हम आगे लेके आएंगे इंटरव्यूज़ में उनकी भी एक अलग जर्नी रहेगी। तो हमारे नीश के अकॉर्डिंग इनकी जो स्टोरी है, जो इनकी स्टोरी तो हम क्या कहेंगे, तो रियल लाइफ है एक्चुअली, जो है इनकी जो इन्होंने बताई है, ये एक स्ट्रगल वाली लाइफ इसको हम बोल सकते हैं इजीली। और उस पे अभी तक इन्होंने जो अचीव किया है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद, और इतना ही करना बड़ी बात होती है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है। आगे अगर ये और मेहनत करते रहेंगे तो और आगे जाते रहेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास पैसे इतने कम थे और आपके पास खर्चा ज़्यादा था और उसके अलावा बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं और कॉस्ट्यूम्स होती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने अभी मैंने आपसे पूछा था ब्लड का, और गन्स होती हैं जो फेक गन्स होती हैं, वो उन सबको मैनेज कैसे किया आपने? कहाँ से उसका अरेंजमेंट किया? कोई आपका फ्रेंड है या आपको कोई पीछे से फंडिंग दे रहा था या कोई ऐसा हेल्पफुल हैंड था जिससे आपको मिल रहा था कोई बेनिफिट? थोड़ा बताएं उसके बाद। सब कुछ मैंने किया काशिफ भाई, जितनी भी कॉस्ट्यूम्स हैं और जो हमारी फेक गन्स हैं और जो भी मेकअप का है, सब मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ हैंडल किया है। क्योंकि जो मेकअप का सामान था, क्योंकि मैंने सैलून में वर्क कर रखा है, एक और काम किया था मैंने सैलून में, वो नहीं बताया था मैंने, तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला था मेकअप का और हेयर कट का। तो वही मैंने फिल्म में यूज़ किया। मुझे मेकअप भी उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप, जैसे कि ज़ोंबीज का मेकअप आप जानते हैं कितना हार्ड होता है, ब्लड वाला और वो सब, तो वो सब भी मैंने वहाँ पे सीखा था सैलून में ही। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आया मेरे। प्लस कॉस्ट्यूम का हो गया अपने, मैंने मॉडलिंग कर रखी है। मिस्टर राजस्थान 2016 में विनर रह चुका हूँ, मिस्टर इंडिया 2019 फोर्थ रनर अप रह चुका हूँ मैं, और मिस्टर टॉप विनर रह चुका हूँ। तो मुझे कॉस्ट्यूम का वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मैंने काफ़ी डिज़ाइनर्स से कांटेक्ट किया और उन सबसे पूछा कि कॉस्ट्यूम्स हम कैसे कैसे ला सकते हैं। और थिएटर में भी हमें सिखाते थे कि आप है ना, अगर आपको कॉस्ट्यूम बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। तो इसमें 3-4 ऐसी कॉस्ट्यूम्स थी जिनको मुझे डिज़ाइन करने में बहुत परेशानी हुई। पहले मैंने उनके स्केचेस बनाए और फिर मैंने उनको बाकायदा एक पेपर पे डिज़ाइन किया, और फिर मैं मार्केट में गया, टी शर्ट्स बनवाई। जो एक स्टेट पुलिस वाली टी शर्ट है वो मैंने खुद ने बनाई है जो कि मेन लीड हीरो की कॉस्ट्यूम है, वो पूरी मैंने डिज़ाइन की अलग अलग जगह से। और बॉम्बे के अंदर एक चोर बाज़ार के नाम से मार्केट है, तो वहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कम पैसों में। तो आपको वहाँ पे आराम से 1000 रुपये में पुलिस की कॉस्ट्यूम, आर्मी की कॉस्ट्यूम और गन्स, फेक गन्स, ये आपको आराम से मिल सकती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे शूटिंग का हर सामान मिल सकता है आपको, अगर आप वहाँ जाके लेके आएँ। तो मैं वहीं से लेके आया था शूटिंग का सारा सामान, और बस यही था। इसमें हमारा जल्दी से काम हो गया, मतलब कम बजट के अंदर, क्योंकि वरना अगर हम कॉस्ट्यूम्स और ये सब इन सब की लागत देखें, अगर रियल में हम मार्केट में जाके इन सबको लें तो बैठ जाएगा इसका 10-15 लाख रुपए का खर्चा आराम से। लेकिन हमारा तो 2-3 हज़ार में काम हो गया बहुत बढ़िया। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो आपने जुगाड़ किया है, जुगाड़ किया है, कर लिया, मतलब कैसे भी कर, इसको जुगाड़ कहते हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वो सब चीज़ें हाइड हो जाती हैं। हाँ, लोग उन सब कुछ नहीं चीज़ों देखते, फ्रेम में जो दिखता है वही बिकता है, वही बिकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई सही। ये नहीं पूछेगा कितने का आया, वो सब ये देखेंगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। बस वो जो आपने जो फ्रंट में रहेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा, वही वाली बात है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस आपके साथ। आई थिंक मैं आपसे एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर के थ्रू आप मैसेजिंग क्या करना चाहते हैं? मतलब इस कैरेक्टर से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये क्या बताना चाहते हैं आप? ये आपने जो मूवी बनाई है इसका मकसद क्या था अल्टीमेटली? सबसे पहली बात आप यही बता दीजिए कि इसका मकसद क्या था, और फिर इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि भाई जो कैरेक्टर है, वो जो रोल प्ले किया आपने, उससे अचीव क्या होगा किसी को भी। अगर मैं देखूंगा उसको जाकर अपने पैसे लगा कर, तो मेरा वो वर्थफुली है या नहीं, या फिर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे? क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर कि मुझे देखना चाहिए इस मूवी? उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर हैं वो 2 हैं, जिसमें एक हीरो का बाप है और एक हीरो खुद है।
जो हीरो का फादर है उसका नाम एडम होता है, वो एक साइंटिस्ट होता है। जब वो देखता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं और लोग जब डॉक्टर्स होते हैं वो कितना कितना चार्जेस लेते हैं लोगों से, और जो गरीब लोग होते हैं वो कभी भी उस चीज़ को लिए इलाज नहीं करवाते। जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो साइंटिस्ट अपनी पढ़ाई के बलबूते पे एक ऐसा वायरस बना लेता है कि इंसान की हर तरह की बीमारियां वो ठीक कर सके। और सूर्य का कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक अंडरकवर कॉप है और वो अलग अलग गैंग्स के अंदर जाके उनकी गैंग को ख़त्म करने का काम करता है। और आजकल जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो ड्रग्स के और इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं, तो वो उन ड्रग्स डॉन्स जितने भी गैंग्स होते हैं उन सबको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये इन दो अलग अलग कैरेक्टर्स का ये अलग अलग पार्ट है। अच्छा, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक जो जिसके पास एजुकेशन के लिए मनी नहीं है वो कैसे एक साइंटिस्ट बनता है और फिर किस रिसर्च करके किस तरीके से आगे जा सकता है, और दूसरा कैरेक्टर ये बता रहा है कि उसको जो सोशल इविल्स हैं जैसे कोई ड्रग्स है या फिर कोई बुरी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उसको ख़त्म करना ये उसका एम है। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं और इंजेक्शंस लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है और इस चीज़ को तो रुकना ही चाहिए। ये आपकी जो मूवी है इसमें अगर आप एक सॉन्ग डालना चाहें, सॉन्ग है इसके अंदर? पहले तो नहीं है अभी तक, सॉन्ग लेकिन हम नहीं है। प्लानिंग कर रहे हैं इसकी सॉन्ग के लिए। अच्छा, कोई एक इमोजी बता दीजिए आप हमें बना के, आपकी मूवी को एक इमोजी में अगर डिस्क्राइब करना हो। इमोजी क्या समझते हैं आप? हाँ, इमोजी वो, हाँ, वो जो व्हाट्सएप पर आते WhatsApp पे आते हैं, स्माइल के, हाँ। सैड के, क्या अगर मैं मतलब उस एक इमोजी से अगर उस पूरी मूवी को रिप्रेजेंट करूं तो कौन सा होगा वो? एक इमोजी आप टाइम ले सकते हैं, आपका 1 मिनट 9 मिनट। वैसे ज़ोंबी की मूवी है तो ज़ोंबी वाला इमोजी बढ़िया रहेगा उसके लिए। जैसे कि बना के बताइए एक बार कैमरे को। आई थिंक ये हमने पोस्टर में भी देखा है, हाँ। है ना? यही वाला आपका जो शॉट है ये पोस्टर में भी है। और अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद इससे रिलेट करता हूँ इन सब चीज़ों से। एक्चुअली मेरा खुद का मतलब अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और फिर मुझे खुद को एक ये था कि बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता था, बट मेरा एक ये था कि मैं अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एजुकेशन है उसको स्प्रेड कर सकूं, लोगों को बता सकूं। और मैं जिस भी फील्ड में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पर कुछ एक चुनिंदा लोग होते हैं। यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक, ये एक ऐसा विंडो है जिससे आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो। और इस वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यही चाहते हैं हर एक बच्चे को, जो भी पुअर हैं, जिनको भी नीडी हैं, उनको एजुकेशन मिल सके, एटलीस्ट फ्री एजुकेशन मिल सके। जो हम हमारे एंड से कर सकते हैं वो हम अपने एंड से कर सकें। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो डालते हैं उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे फ़ोन नंबर तक इंक्लूड करते हैं, जिससे सारे बच्चों को भी एक तरीके से एडवांसमेंट मिलती है और वो हमारे तक डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। अब ये तो हमारा मोटो था, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में। बट सेकेंडली देखो, कोई भी अगर है बच्चा है या फिर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, उनको उनकी लाइफ में एक किक ज़रूरी होती है, ठीक है। और अगर जब तक वो किक नहीं मिलती तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे उसको हम दूसरे वर्ड में मोटिवेशन बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं किसी से इंस्पायर होना, या फिर हम कुछ और बोल सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसा बनना है। वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। अल्टीमेटली जो गोल होता है वो यही होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। और अचीव कौन कर सकता है? वही अचीव कर सकता है जो डिटरमाइन है, जिसने अपनी लाइफ में ये सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। जैसे कि मैंने आपके एग्जाम्पल के थ्रू लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि जिसके पास जो 10th में फेल हो गया, जिसके पास कोई नो वे आउट है, कोई रास्ता नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या किसी बात का नहीं पता, और फिर उसके बाद आपने खुद की मेहनत से लोगों को जोड़कर और उसके बाद एक मूवी बना ही देना, ये एक छोटी बात नहीं होती। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है और बहुत ज़्यादा लोगों का दिमाग लगा होता है। और एक एक चीज़ के लिए देखो, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका
आपके पेट में खाना होना चाहिए। हो सकता है मुझे जो आपकी जर्नी लग रही है इसमें ऐसा भी हुआ होगा, कई बार आप भूखे भी रहे होंगे। बहुत बार ये इससे पता चल रहा है क्योंकि दो दिन तक तो हम है ना सोए नहीं थे, कंटिन्यू शूट कर रहे थे 48 घंटों तक, और खाने पीने का भी कुछ पता नहीं था। आधा मतलब मैं, नाजिश भाई और सोहेल चाचा और कासिम भाई हम प्रोडक्शन का काम कर रहे थे, और रवि भैया जो कैमरामैन थे हमारे अंदर प्रोडक्शन में। तो हम क्या है सुबह का शेड्यूल रखते थे, सुबह 6 बजे निकलना है तो किसी भी हालत में हमको निकलना ही है। सुबह 6 बजे निकलते थे, 10 बजे तक हमें सारी तैयारी करके रखनी पड़ती थी, क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज तैयारी वैयारी, तो 4-5 घंटे इसी में लग जाते थे हमें। सीन हमारा भले ही 15 मिनट का हो लेकिन 4-5 घंटे उसमें लगते ही लगते हैं। मेकअप वेकअप, फिर हम वहीं हाथों हाथ सेट पे आके कोरियोग्राफी करते थे, जो भी फाइट सीन हुआ या फिर डायलॉग्स हैं तो उनको पहले एक बार रन थ्रू ले लें, तो उससे क्या है एक आसानी हो जाती है कि अपन को क्या करना है। मेन तो क्या है, अगर प्रोफेशनली देखा जाए ये काम तो बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्म्स में काम किया है और मैं बॉम्बे में बहुत ही एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। क्योंकि बॉम्बे में जब कोई एक्टर जाता है तो उसको पता नहीं होता कि उसको कैसे क्या काम करना है जाके, लेकिन मैंने जयपुर में काफ़ी मूवीज़ में काम करके एक्सपीरियंस लेके बॉम्बे गया था, और वहाँ जाके भी मैंने एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि बहुत सारे थिएटर वाले ये सोचते हैं कि हमें क्राउड में काम नहीं करना चाहिए या फिर छोटे रोल नहीं करने चाहिए, उससे क्या है हमारा तो थिएटर वाला जो महानता है वो ख़त्म हो जाएगी। करते हैं हमारे जयपुर में थिएटर में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि हम छोटा रोल नहीं करेंगे, हम करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। अगर एग्जांपल देखें तो अपन शाहरुख खान को देखें, वो तो खुद भी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। हाँ, वो भी थिएटर आर्टिस्ट रहे। आज किंग खान उनको बोला जाता है। अगर इरफान खान ने बहुत छोटे छोटे रोल्स करके आगे बढ़े हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए अपने। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी एक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही बड़ा रोल मिले, आप छोटे छोटे कैरेक्टर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आपको कभी कोई ऐसी फिल्म मिल गई जिसमें आपको छोटा कैरेक्टर जैसे नाई का रोल करना पड़ गया, तो आपको बाल काटने ही नहीं आते, कैसे करोगे? तो आपको क्या है छोटे छोटे कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस करते रहने भी चाहिए घर के ऊपर, क्योंकि हम आम जिंदगी में जो होते हैं ना, हम वही एक तरह से फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। तो आप हर एक चीज़ का एक रोज़ आप प्रैक्टिस करके और अपना एक कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं रोज़। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको नॉर्मल फिल्म की शूटिंग होती है, अक्षय कुमार 3 महीने में एक मूवी कंप्लीट कर लेता है। अच्छा। लेकिन हमारी जो फिल्म है हमने सिर्फ 7 दिन में शूट कर ली। सच में? हाँ, सिर्फ 7 दिन की शूटिंग करी हमने। टाइमिंग क्या है आपकी मूवी की? टोटल टाइमिंग कितनी है? वो 2 घंटे 8 मिनट की ड्यूरेशन है उसकी। अच्छा। और उसके ऊपर से वो साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो कि सबसे हार्ड होती है। हमने सबसे हार्ड टॉपिक उठाया, हमने कहा इजी से शुरुआत करेंगे तो फिर क्या है, जैसी एक बार छाप चली जाती है लोगों के दिल में तो वो यही सोचते हैं कि यार सेकंड मूवी भी ऐसी होगी। लेकिन इसका 3rd पार्ट भी आएगा अभी। मैंने लास्ट में जैसे मार्वल्स की मूवी में, ये कौन सा पार्ट था? ये 2nd पार्ट था। ये 2nd पार्ट? ये तो 2nd फर्स्ट पार्ट भी है लेकिन वो 23 मिनट का है। अच्छा। वो छोटा बनाया था मैंने, तो उसके आगे जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैंने इस कहानी को कंटिन्यू करा और आज हमारा रिजल्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो दिखाना चाहेंगे। ये हमारी टोंक दैनिक भास्कर के अंदर भी इसकी न्यूज़ आई थी कि कैसे टिफिन सेंटर पर काम करके सीखी एक्टिंग, साथियों के साथ बनाई बड़े पर्दे की फिल्म, 16वें जयपुर फिल्म फेस्टिवल में 5 देशों की 36 फिल्मों में शामिल हुई। ये एकदम फ्रंट पेज पे है टोंक भास्कर के एकदम नीचे। कौन सी डेट का है ये न्यूज़पेपर? ये 8 जनवरी 2024। प्रिंट करके नहीं लेके आए? नहीं, ये मैं प्रिंट नहीं करके लेके आया। बहुत सारे लोग पता यही सोच रहे हैं कि हमारे टोंक शहर में हमने प्रिंट कराए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रियल में टोंक भास्कर है गाइस। ये देखिए। हाँ, लग तो रियल ही रहा है। मुझे एक कॉपी दीजिएगा आप, मुझे भी देखना है। ऐसे भी कहा था कि किसी ने ये पेंट कर रहा तुम अपना कोई कह रहा था तुम एआई से बना रहे हो। एआई से नहीं है बिल्कुल रियल है गाइस। ये डेट बताइए आप। ये 8 जनवरी 2024 की 8 यही मंथ? हाँ, ये इसी मंथ में। अच्छा, मतलब रियल है ये रियल है। अच्छा। 100% टोंक का नाम इंटरनेशनल लेवल पे। एक बार हम इसको कंफर्म करेंगे। आप हमें ये बताइए कि ये न्यूज़ किसने प्रिंट करी है, नेम बताइए उनका। ये असलम सर ने करी है। अच्छा, असलम भाई। अच्छा, हाँ मैं जानता हूँ उनको। मैं उनसे कंफर्म करूंगा कि आपने प्रिंट किए या फिर ये फेक न्यूज़ है। जी। क्योंकि आप इतने छोटे से टाउन से आते हैं, टोंक से, और आपकी न्यूज़ यहाँ तक आ रही है, तो ये कैसे ऐसा हो रहा है? बड़ी बात है मेरे लिए, तो यही अवार्ड के बराबर है। अचीवमेंट। आपकी बात करते हुए कहूँगा
कि छोटे लोग ही बड़ा कमाल करते हैं। वाह, क्या बात करी है। तो हम देख सकते हैं, एक तो ये अपने साथ लेके आए हैं पोस्टर मूवी का। उनका पोस्टर है ईरी का, देखिए आप, जिसमें पुलिस वाला वाह, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल पोस्टर लग रहा है। ये बहुत अच्छे हैं। सब एडिटिंग मैंने की है, पोस्टर्स की भी और फिल्म की भी एडिटिंग मैंने ही की है। अच्छा, ये एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आपका नेम इसमें ये कुछ SS शहंशाह सूरी खान, नाम क्या है आपका सच में? मेरा रियल नेम वैसे तो शादाब खान है। हाँ, क्योंकि ये भी मुझे अभी 2 बार आपको शादाब बोला है और इसमें कुछ नेम अलग आ रहा है जी। ये कैसे, नेम क्या है आपका ओरिजिनल, ये बताइए। मेरा रियल नेम शादाब खान है। अच्छा, शादाब खान है। उपनाम है इनका शहंशाह खान। वो अच्छा, मैंने मतलब चेंज कर एक लिया निक नेम लगा लिया आपने आपकी मूवीज के क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत गहरी वजह है, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। और जब शहंशाह मूवी आ रही थी, एक बार मैं उनके साथ देख रहा था टीवी के ऊपर, तो मैंने पूछ लिया था उनसे कि ये शहंशाह का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा था कि राजाओं का भी राजा, उसको शहंशाह कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, जैसे शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं, तो यूं कहा किंग से भी बड़ा होता है शहंशाह। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आज से मेरा नाम शहंशाह ही है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और पूरी टीम से मिलकर। और हम इस जो पॉडकास्ट है, ये जो इंटरव्यू है, इसके थ्रू लोगों को सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इनकी जो मूवी है, देखिए, कोई भी अपना पैसा लगा के, अपना टाइम लगा के और अपनी A से लेके Z तक सारी चीज़ लगा के कोई भी आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जो आपके लिए बुरी हो। और ये लोग मैंने जिनसे बात की है, इन सब लोगों से, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्राउंडेड लोग हैं। ये आपको 100% कुछ ना कुछ ऐसा ही देके जाएंगे जिससे आपको आपकी लाइफ चेंज करने का एक तरीके से मौका मिल सकता है। अगर हम ये सोचें किसी भी चीज़ में कि हम इस काम को नहीं कर सकते, और वो काम अगर आपने ठान लिया एक बार करने का, तो आप कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अभी ये जो लोग हैं इनके साथ बात करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उसके बाद भी आप रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हो और ह्यूमन जो होते हैं उनको भी डेवलप करके और बता सकते हो लोगों को कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। इन्होंने कोई इतना बड़ा अभी तक देखा जाए तो काम नहीं किया है, बट उसके बाद भी जो इनसे जब हम बात कर रहे हैं तो इनके जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनकी लाइफ में आने वाला टाइम इससे बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों के कैरियर को 4 चांद लग जाए और आप सिर्फ इंडिया में या सिर्फ टोंक में या फिर राजस्थान में ही नहीं जाने जाए, पूरे वर्ल्ड में आपको जाना जाए। जैसे कि आपकी ही टोंक, जैसे नवाबी नगरी जो है, उससे इरफान खान ने जो नाम रोशन किया था, ऐसे ही। तो हमारी आपसे यही एक दुआ भी है, हमारी दुआ है आपके साथ, और हमारे जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सब की भी आई होप वो भी यही चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत आगे हम लोग देखना चाहते हैं, और इससे अच्छा और कुछ कर सकते हैं आप, वो अपनी लाइन में करें। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं तो इस फिल्म में हीरो कौन होता? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, वैसे मैं यही सोच रहा था जब मैंने ये कहानी लिखी थी और फिल्म को डायरेक्शन करने का भी, वैसे तो मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ, मेरा कोई हीरो बनने का सपना नहीं है। तो जब मैं ये फिल्म की कहानी लिख रहा था तो मुझे कास्टिंग करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि मुझे कौन ऐसा आदमी है जो रिप्लेस कर सकता है इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसको एक्शन भी आता हो और जो लंबे लंबे डायलॉग्स भी बोल सके, और जो अलग अलग, मतलब उसके अंदर मैंने 8 अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं इसके अंदर फिल्म में। बड़ी बात है। बहुत, मतलब लुक्स चेंज करके, मेन तो कभी मूंछों में कभी दाढ़ी में। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों का, मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में और बहुत सारी जगह मैंने ऑडिशंस लिए, लेकिन मुझे वो बात किसी में नहीं दिखी। और मेन तो पता है क्या है, एक टाइम देने वाला बंदा चाहिए था मुझे, जो डायरेक्टर के साथ 24 घंटे खड़ा रहे फिल्म के अंदर, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक उसके ऊपर ही चल रही है पूरी कहानी। अगर वो एक दिन में गायब हुआ तो हमारी तो फिल्म गई। काफी अच्छा वो है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कैरेक्टर मैं ही करूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था।
मतलब हमें ये पता चलता है कि इनके अलावा रिप्लेस तो एटलीस्ट कोई नहीं कर सकता। बाकी की आगे देखेंगे अगर आने वाला टाइम में और कोई आ सकता है आपकी। नहीं, अब तो मैंने दिल में सोचा है कि अब जो हम आगे जो भी बनाएंगे उसमें मैं डायरेक्शन ही करूंगा और नाजिश भाई को लॉन्च करना है मुझे। ये मेहनत कर रहे हैं एक्टिंग के ऊपर इनकी। और सोहेल चाचा हैं ही हमारे, तो मतलब मेरे दोस्तों के साथ ही लेके मैं फिल्म बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ दिन रात लगे रहे इस फिल्म के अंदर। और मतलब मैंने बहुत लोगों से, बहुत दोस्तों से मैंने गुजारिशें की जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि यार कोई तू बनाएगा बॉलीवुड फिल्म में। बहुत लोगों के पास गया हूँ, बहुत प्रोड्यूसर्स के पास गया हूँ कि ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप 5-6 हज़ार रुपये दे दीजिए, मैं आपका है ना एज ए प्रोड्यूसर में नाम डाल दूंगा, वो कर दूँगा। तो 5 हज़ार में तो फिल्म बनाएगा भाई, 5-6 करोड़ रुपये लग जाते हैं फिल्म बनाने में, हम ही नहीं बना पा रहे। सही बात है। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और बस वही विश्वास मुझे वहाँ से यहाँ तक लिया आया। क्या बात है। इनकी जो स्टोरी है वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और दिल चाह रहा है इनसे बात करते ही रहे हम। और क्योंकि हर बार जब भी इनके पास माइक जाता है तो एक नई चीज़ सामने आती है और नई चीज़ का पता चलता है। और ऐसा एक चीज़ है, एक क्वेश्चन मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। एक क्वेश्चन मैं लास्ट पूछना चाह रहा हूँ। देखो, क्योंकि मैं खुद एडिटिंग करता हूँ, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद उसको मतलब यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम में सभी पर डालता हूँ। तो आपने ये एक्टिंग, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सारी चीज़ें आपने करी, तो ये एडिटिंग भी आपने की है या किसी और ने की? मैंने की है एडिटिंग। इसके पीछे भी बजट था क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल एडिटर्स से और जो जयपुर के लोकल एडिटर्स थे उन सब से मैंने बात की, और उन सब ने बजट इतने खतरनाक बता दिए मुझे कि मैंने कहा इतने की तो मेरी फिल्म ही नहीं है। उन्होंने 1,40,000, 1,20,000, 2.5 लाख। तो मैंने कहा भैया इतना तो मेरी पूरी फिल्म का बजट नहीं है, आप इतने कैसे ले रहे हो? यूँ कहा यार देखो फीचर फिल्म है, फीचर फिक्शन फिल्म है आपकी, तो पैसे तो इतने लगेंगे, उसमें VFX भी लगाने पड़ेंगे, उसमें साउंड भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है। तो फिर क्या है, हमारे जॉर्ज ग्रोवर सर हैं, उनका एक प्रोडक्शन है टावर प्रोडक्शन के नाम से, तो मैंने 3 महीने वहाँ पे वर्क किया। तो वहाँ पे भी एक जॉब की थी मैंने। अच्छा। वहाँ पे मैं एज ए एडिटर काम करता था दिन में, रात में वहाँ पे एज ए एडिटिंग काम करता था, क्योंकि उनके भी पॉडकास्ट और काफ़ी इंटरव्यू शूट्स वो एडिट करता था मैं। और प्लस दिन में उनकी एक चाय की स्टॉल थी, तो मैं वो चाय की स्टॉल चलाता था। मतलब मैं चाय वाला भी सारे काम कर रखे मैंने। और उसी से मुझे मोटिवेशन मिली और वहीं से मैंने एडिटिंग सीखी। और मैंने बॉम्बे में 3 महीने स्ट्रगल किया, और फिर मैंने कहा कि मेरे बस की नहीं है, मैं 1,20,000 का लैपटॉप लिया हूँ या फिर मैं एडिटर को दे दूँ। तो मैंने हिम्मत करके एक ओप्पो रेनो का फ़ोन लिया और उसी में मैंने एडिटिंग की। उसका प्रोसेसर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उसमें फिल्म की फाइल चला के देखी, मैंने देखा अगर ये चल रही है तो ये एडिट भी हो सकती है। तो बस करते गए हम मेहनत में। रात को रोज़ नादिश भाई के पास जाता था 10 बजे और सुबह 5 बजे घर आता था। तो घर वाले मुझे काफ़ी ताने मारते थे। मैं देख लो काशिफ भाई, जून से आया हूँ बॉम्बे से अभी तक, जून से लेके और आज फरवरी हो गया, पिछले 9 महीने से मैंने कुछ काम नहीं किया, ना मैं 1 रुपया कमाया। और ये मान लीजिए कि घर वालों ने सुना के खानों में से खून निकाल दिया मेरे, लेकिन मैं सब कुछ सहते हुए और फिल्म की एडिटिंग की। डिप्रेशन में भी काफ़ी आया, फिल्म एक बार डिलीट हो गई थी पूरी 1 घंटे की एडिट होने के बाद, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। फिर भी नाजिश भाई ने मोटिवेट किया मुझे कि कोई बात नहीं, तूने तो करी है ना एडिटिंग, तो तू दोबारा कर लेगा। तो दोबारा वो और भी अच्छी एडिट हुई मेरे से। जो होता है अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ऐसे करके मैंने पूरी फिल्म की एडिटिंग करके उसको 1 जनवरी को रिलीज़ कर दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात कर बहुत ही अच्छा लगा। और शादाब, आपकी स्टोरी, आपकी जो लाइफ है वो सच में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, क्योंकि हमारे पास जो हमारा मोस्टली फॉलोअर्स हैं वो स्टूडेंट हैं। और मोस्टली अभी हमारा क्योंकि चैनल स्टार्ट ही हुआ है, आगे भी जो फॉलोअर्स आएंगे वो भी इस स्टोरी को बाद में जाके देखेंगे, तो उनको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरे ही इंटरव्यू से। क्योंकि आप तीनों ही लोगों की जो जर्नी है वो हमें लग रही है एक के स्ट्रगलिंग जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रगल आप कर रहे हो। आपने बोला जैसे अभी कि पूरी मूवी डिलीट हो गई,
या फिर मैं खुद उसको एडिट करता हूँ। लोगों के पास जब भी जाता हूँ तो वो पैसे के लिए इतना ज़्यादा बताते हैं कि उतना मेरा बजट ही नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ बनाने के लिए ही क्योंकि आपको एडिट करना है इसलिए उसने मना कर दिया, और आपको ये सब करना था इसलिए उन सब ने इतना बजट बताया। तो अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो एक तरीके से आपके लिए ही अच्छा रहा। जैसे कि आपने बताया कि आपने इतने सारे रोल किए, कहीं पर आप गए, आपने टिफ़िन भी लिया, चाय भी आपने बेची, ये सारी चीज़ें की आपने। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये गॉड किसी ना किसी तरीके से आपको आगे लेके जाना चाह रहा है, और ये एक तरीके से पुश कर रहे हैं आपको कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। और इसलिए आप जब ये सारे काम करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और इसीलिए आपने इतनी बड़ी मूवी, 2 आवर्स की मूवी को खुद एडिट घर पे करके, खुद कास्टिंग करके, खुद एक्टर बन के, प्रोड्यूसर बन के, और सारा अपना इक्विपमेंट लगा के, लोगों को लेके आके और एक मूवी बना दी। मैं आपके और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि आप हमारे यहाँ पर आए, हमसे बात की और हमसे मिले, अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें थी हमारे साथ शेयर की। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। वी विल मीट यू अगेन व्हेन यू आर डूइंग द नेक्स्ट मूवी। थैंक यू सो मच। जाते एक जाते बस मैं एक लोगों को जाते मैं लोगों को एक डायलॉग से मोटिवेट करना चाहूँगा। बिना संघर्ष, बिना मेहनत कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं लगती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो बस आप चोट खाते रहो और एक दिन ऐसे तराश दिए जाओगे कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।